हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है हमारी वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इससे आए भी हैं, यानी कि मैंने ये जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है, इन क्वेश्चंस में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चनों पर नोटिस करते रहें और इन क्वेश्चनों को याद करते रहें। ये क्वेश्चन आने के चांसेस 99 नहीं 100% इनके चांसेस हैं। ठीक है, तो आप देखें पहला क्वेश्चन क्या है। एफएसआई रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कार्बन सोखने की क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ये वृद्धि हुई है 21%। एफएसआई का मतलब समझ लिया आप, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के जंगल हैं उनकी सर्वे की जाती है कि भाई उसमें क्या निकल के आता है। तो उसकी जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, वो उसके अनुसार 2019 के अनुसार भारत में कार्बन सोखने, अब यहां पे कार्बन को सोखने की बात करूं तो प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। तो यहीं पे कार्बन को सोखने की बात हुई है कि कार्बन को सोखने की क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इसका काम क्या है, अपनी इस रिपोर्ट जारी करता है। उसमें अगर मैं बात करूं तो 21% की वृद्धि हुई है। नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडिया सूचकांक, एसडीजी इंडिया सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह स्थान हुआ है केरल को। नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग के द्वारा क्या की जाती है, एक रिपोर्ट जारी की जाती है। अब नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट एसडीजी के बेस पे की जाती है। एसडीजी का मतलब समझ लें आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या है कि सतत विकास के बारे में बात हो रही है। उसमें कौन सा राज्य प्रथम रहा है, केरल प्रथम रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग क्या था पहले नीति आयोग था प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन से क्या बन गया है, ये नीति आयोग बन गया है। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएन द्वारा जारी एसडीजी प्रतिवेदन 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, पिछली जो बात कर रहा हूं वो नीति आयोग यानी कि स्टेट के बेस पे कर रहा था। किसके बेस पे कर रहा था, स्टेट के बेस पे एसडीजी रिपोर्ट जारी कर रहा था कि भाई कौन सा राज्य सही से चल रहा है एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, लेकिन अगली जो है वो यूएन, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 193 कंट्रीज में ये देखा जा रहा है कि भाई कौन सा देश किस लेवल पे एसडीजी बेस पे चल रहा है। एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अर्थ भी आप समझ लें। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आप अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएन के द्वारा एसडीजी प्रतिवेदन का अर्थ आप ध्यान रखें, प्रतिवेदन का अर्थ है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, यह है 117वां स्थान है, वो भारत का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष शहर कौन सा रहा है, ये इंदौर रहा है। अभी कुछ सालों से अगर मैं कहूं तो ये ही रह रहा है। और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है, इसमें आप ध्यान रखेंगे इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि सिटीज को प्रमोट करना है, यानी कि कौन कौन सी सिटीज क्या आ रही है, स्वच्छता के मामले में आगे आ रही है। तो उन सिटीज को प्रमोट करने के लिए ये स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या किया है। यानी कि रेलवे का जो पहले रेलवे सुरक्षा बल था उसका नाम क्या था, आरपीएफ था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था। अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अगले पे आते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि अगर भारत में जो इंडिया में जो यूथ गेम्स होते हैं बच्चों के लिए, यानी कि ये होता क्या है पहले आप देख लें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता क्या है, ये होता है अपने यहाँ पे स्कूली बच्चे होते हैं, यानी कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे और जो कॉलेज में हैं। यानी एक अगर मैं बात करूँ 17 साल के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और 21 साल के बच्चे जो कहाँ पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हाल ही में किस खेल को सम्मिलित किया गया है, इसमें 2 गेम्स को सम्मिलित किया है। एक है लॉन बॉल्स और दूसरी साइकिलिंग। लॉन बॉल्स क्या आता है, एक बॉल को एक तरीके से नीचे से लुढ़काया जाता है। ठीक है, समतल जमीन पे भी हो सकता है और किसी ऊंची नीची जमीन पे भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये बना है प्लाऊ। ठीक है, ये देश बना है, अब ध्यान रखेंगे इसका। सन क्रीम का मतलब क्या है, यानी कि जो सन से बचाने के लिए क्रीम जो लगाई जाती हैं उसका अर्थ आप समझे। ठीक है, यानी सन से सनलाइट जो आती है उसको जो एब्जॉर्ब करती है जो बॉडी, उसको बचाने के लिए, उसे हटाने के लिए क्या किया जाता है, सन क्रीम लगाई जाती है। ये एक तरीके से हानिकारक होती है सन क्रीम जितनी भी होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसकी जगह पर लगाना है तो आप नेचुरली चले, कुछ नेचुरली चीज लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए
किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? दृष्टिबाधितों का मतलब यहाँ पे क्या है? दृष्टिबाधितों का मतलब है यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन, जितने भी ब्लाइंड पर्सन की बात हुई उनके द्वारा। आरबीआई ने क्या करा, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई। उस एप्लीकेशन में क्या होता है कि आइडेंटिफाई हो जाए, अगर नोट के ऊपर अगर उससे लगा दिया जाए, अगर नोट के ऊपर रख दिया जाए उस, अगर मैं कहूँ फोन को और उस एप्लीकेशन को ऑन कर लिया जाए और उसके नोट के ऊपर लगा दिया जाए, तो वो क्या कर लेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगी नोट कि यह नोट असली है कि नकली है। तो इस एप्लीकेशन को किसके? दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड लोगों के लिए इसे लॉन्च किया गया। इसका मतलब ये है क्या, एप्लीकेशन है क्या? इस एप्लीकेशन का नाम है मानी। मानी का मतलब है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे आप मानिए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है इस समय, ये आपको ध्यान देना चाहिए। मैं 2020 की बात करूं, अभी जो गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास। और दूसरा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको स्थापना ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, ये स्थापना दिवस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन के लिए 4 व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा गया। गगनयान मिशन के लिए 4 व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा गया, यानी कि अगर वो कहां जाएंगे, रूस जाएंगे और रूस में गगनयान से रिलेटेड सारी चीजें सीख कर आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो 4 व्यक्ति चुने गए हैं वो किस संगठन से हैं? ठीक है, मैं बात करूं एयरफोर्स की, ठीक है, आर्मी की या नेवी की, तो इसमें जो लिए गए हैं वो एयरफोर्स से लिए गए हैं, वायुसेना से लिए गए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, यानी कि हाल फिलहाल ही मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की नई ईडी कौन बनी है? ईडी का मतलब क्या है? कार्यकारी निदेशक। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो सेबी होता क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम होता है शेयर मार्केट को माल फंक्शन से बचाना। ठीक है, शेयर मार्केट को सही तरीके से रेगुलेट करना, इसके लिए इसको बनाया गया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, इसकी जो नई ईडी बनी है, यानी अगर मैं कहूँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट बनी है, वो बनी है बबीता नायडू। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? वो बने सुरेंद्र चंद्र शर्मा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये पहले क्या था? आईएमसी था, यानी इंडियन मेडिकल कमीशन काउंसिल था पहले। ठीक है, अब ये क्या बन गया? कमीशन बना दिया है इसे नेशनल लेवल पे। तो देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ के अनुसार 2020 में नव वर्ष के दिन किस देश में सर्वाधिक बच्चों का जन्म हुआ? यानी कि यूनिसेफ क्या है, चिल्ड्रन को लेके रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट में कहता है कि भाई इस दिन सबसे ज्यादा बर्थ हुए हैं। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा है? पहला रहा है 2020 में। यूनिसेफ होता है क्या है? यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, अब इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है यूएन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, यानी इसी का नाम क्या हो गया? यूएन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कछुआ पुनर्वसन केंद्र, यानी पुनर्वसन का मतलब है रिहैब सेंटर, यानी दोबारा से उनको बसाने की बात हो रही है, पुनर्वसन केंद्र खोला गया है? ये खोला गया बिहार में। बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना, और यहाँ का सीएम कौन है? सीएम है नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश। इसरो का चौथा अंतरिक्ष अकादमी केंद्र कहां खोला गया है? तो चौथा अंतरिक्ष अकादमी केंद्र है, ये खोला गया कर्नाटक में। कहां खोला गया? कर्नाटक में खोला गया। इसरो एक्चुअल में है क्या? इसरो करती है स्पेस पे काम, यानी कि मैं बात करूं अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उस पे स्पेस का इसरो काम करती है। और इसरो की जो फुल फॉर्म है वो कभी भी पूछी जा सकती है, वो क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके पास टोटल अभी 4 एकेडमिक सेंटर हैं इसके। जो चौथा खोला गया वो कर्नाटक में खोला गया, और कर्नाटक का जो अभी सीएम है उनका नाम है बीएस येदुरप्पा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? सारे जहां से अच्छा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये अनऑफिशियल मोस्ट ट्रेंडिंग, अगर मैं कहूँ भारत में अगर गीत की बात की जाए तो अनऑफिशियली एक्सेप्टेड है ये सारे जहां से अच्छा। ठीक है, गीत
किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इन्होंने जो गीत लिखा था, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इन्होंने पहली बार जो गीत गाया था सरकारी कॉलेज में गाया था, सिंध में गाया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की नई एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है? वो है 139। अब ध्यान रखेंगे कि अगर आपको रेलवे में एकीकृत लाइन चाहिए, एक ही नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल चाहिए, वहीं से सारी क्वेरी निकल जाए, ठीक है, और वहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल जाए, दैट नंबर इज 139। अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास नसीर अल बहर, क्या नसीर अल बहर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया ओमान। ठीक है, और ओमान की कैपिटल आप ध्यान रखेंगे, ओमान की कैपिटल है मस्कट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्मोक टावर कहां पर लगाया गया है? ये लगाया गया है दिल्ली में। स्मोक टावर है, स्मोक टावर को जो अगर मैं देखूं तो 2017 में इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि स्मोक टावर है क्या। इसमें होता क्या है कि ये क्या करता है कि जितनी भी अगर प्रदूषित हवा है, यानी पॉल्यूटेड अगर मैं कहूं एयर है, वो इसके संपर्क में आती है तो ये क्या करता है? फिल्टर कर देता है, यानी उस हवा को क्या करता है? ये प्योरीफाई करता है। इसका काम ये होता है स्मोक टावर का। ठीक है, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बट ये भारत में कहां लगाया गया? दिल्ली में लगाया गया है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? वो है जापान का। ठीक है, जापान की राजधानी आप ध्यान रखेंगे टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें समझ लें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब यह है कि किस देश के नागरिकों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उनको कितने ज्यादा रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। रिलैक्सेशन इन द सेंस का मतलब क्या है कि उनके ऊपर ज्यादा छूट होती है, यानी कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे इनको कहा जाता है पावरफुल। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहां के नागरिकों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है तो वही देश सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो यहीं पे हेनले पासपोर्ट, यानी इसके अनुसार बता रहे हैं हम लोग, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो सूची में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? जापान का। जापान की कैपिटल आप ध्यान रखेंगे टोक्यो। नेक्स्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक, ठीक है, डायरेक्टरेट कौन बने हैं? तो नेशनल बुक ट्रस्ट की अगर मैं 2020 में बात करूं तो अभी जो है वो है युवराज मलिक, ये बने हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट का काम क्या होता है? नेशनल बुक ट्रस्ट सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट के प्रिंटिंग के काम होते हैं वो सारे के सारे काम ये संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसे एससीओ की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसे किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यानी कि अगर मैं बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर मैं बात करूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा, अगर मैं मूर्ति की बात करूं, वो बनाई गई है, वो कहां बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई है। और इसको एससीओ का मतलब क्या है? यहाँ पे एससीओ का मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में 8 अजूबों में किसको शामिल करा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत के एकीकरण के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये आपको ये भी पता होनी चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई भारत के पहले गृह मंत्री थे और साथ साथ में क्या थे? ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं हमने। ठीक है, वो भी थे। किस देश ने योग शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्णय लिया है? वो है नेपाल। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ठीक है, और यहाँ के जो अभी पीएम हैं उनका भी नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। उनका नाम है खड़ग प्रसाद ओली। ठीक है, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, योग शिक्षा आप समझ गए होंगे, योग बहुत ज्यादा कंपलसरी, अब कुछ देश हैं वो क्या करते जा रहे हैं? कंपलसरी करते जा रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है शरीर के अंदर में मेडिटेशन, यानी आपके शरीर के अंदर में आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी, अगर मैं बात करूं आध्यात्मिक की या स्पिरिचुअल की बात करता हूं तो शरीर में, बॉडी में आपके सभी तरीके की चीजें हजार्डियस होती हैं, वो सारी की सारी रिलीज हो जाती हैं। आप निरंतर योगा करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में आ रखे हैं, यानी उन क्वेश्चनों को अगर हम देखेंगे तो अगर हम अभी जो CHSL के एग्जाम चल रहे हैं उन एग्जामों में वो क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप और भी क्वेश्चन हैं उनको ढंग से देखिए ताकि वो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हमें लग रहे हैं। तो आप इन पे बरकरार रहिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।